अंग्रेजों के कानून से अब आजादी मिली है। सालों बाद कानून परिवर्तन किया गया है, जिसमें हर व्यक्ति के न्याय, उसके अधिकार का उल्लेख है। कई धाराओं के नाम में परिवर्तन किया गया है। इसे लेकर मंडी और बिल्लाग्राम थाना द्वारा आम जन को कानून से अवगत कराने के लिए स्नेह कुंज गार्डन में जन चेतना शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, एसडीएम एसएन सोनी, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार मुकेश सोनी रहे। वक्ताओं ने कानून से होने वाले फायदे और नुकसान बताए। सीएसपी बोले कि इस कानून में पुलिस न्यायपालिका के लिए अलग अलग बदलाव किए गए हैं। अब फरियादी और गवाह के वीडियो बयान अनिवार्य होंगे। इससे गवाह अपने बयान से पलट भी नहीं सकेंगे और फरियादी को उचित न्याय मिलेगा। 3 साल तक की सजा के अपराध में 60 साल से अधिक या बीमार आरोपी की गिरफ्तारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं हो पाएगी। सबसे अहम, अब फरियादी की रिपोर्ट लिखना अनिवार्य होगा, भले घटना स्थल किसी भी थाना क्षेत्र का हो। तब भी जीरो पर कायमी होगी और इसकी सूचना संबंधित थाने को दी जाएगी। EFIR में फरियादी को 3 दिन में थाने पहुंचकर साइन करना होंगे, नहीं तो वह निरस्त हो जाएगी। इसके अलावा असंज्ञेय अपराध की भी जानकारी मजिस्ट्रेट को प्रतिदिन भेजना होगी। तलाशी जब्ती की भी वीडियो बनाना होगी। झूठे वादे कर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, तो सामूहिक दुष्कर्म में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र मीणा ने किया व आभार मंडी थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया ने माना। शिविर में जनप्रतिनिधि, सामाजिक, धार्मिक संगठन, पुलिस सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक नई धाराओं को जोड़ा गया है। असंज्ञेय मामलों में ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप से भेजी जाएगी। असंज्ञेय मामले ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप से भेजी जाएगी। जिक्र किया गया है धारा 174(1)(2) में BNSS में पृष्ठ क्रमांक 31 पर। और पहले जो धाराएं होती थी वो जो हम लगभग जो कानून के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उनको लगभग कंठस्थ हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले हत्या की सजा के लिए जो हत्या होती थी, हत्या की सजा में 302 लगता था। अब उसको बदलकर जो पहले IPC होती थी, अब उसको BNS के रूप में नाम से जाना जाएगा। हत्या की सजा के लिए 302 धारा होती थी, अब उसको धारा 103 के रूप में जाना जाएगा। IPC की जो धारा पहले 302 होती थी हत्या की सजा के लिए, अब वो BNS के तहत धारा 103 के रूप में जानी जाएगी। दहेज मृत्यु की सजा के रूप के लिए IPC की धारा जो 304B हुआ करती थी, अब वो धारा 80 के रूप में इसको मान्यता दी गई है। IPC की धारा 379 चोरी की सजा के लिए जो पहले 379 होती थी, अब वो धारा 303 के रूप में जानी जाएगी। बलात्कार की जो सजा होती थी IPC की धारा 376 के तहत, अब वो BNS के तहत धारा 64 के रूप में उसको मान्यता इस कानून के तहत दी गई है। इसके अलावा धोखाधड़ी वाले मामले में जो 420 बोलते थे, 420 के तहत जो प्रकरण दर्ज होता था, धोखाधड़ी के अंतर्गत जो पहले 420 होता था IPC की धारा में, अब वो धारा 318 के तहत BNS में उसको शामिल किया गया है, उसको परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा पति द्वारा क्रूरता की शिकार महिलाओं के ऊपर जो प्रकरण दर्ज होते थे IPC की धारा 498A, अब उसे धारा 85 BNS के तहत उसको जाना जाएगा। और इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो सजा होती थी IPC की धारा के तहत 120B, अब उसे BNS के तहत धारा 61 के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा जो 151 की धारा होती थी CRPC के तहत, वो 100 जो संज्ञेय अपराध की रोकने की गिरफ्तारी होती थी 151 के रूप में जाना जाता था, जिससे अब उसे धारा 170 के रूप में जाना जाएगा। प्राथमिकी जो होती थी वो 154 के तहत होती थी, अब उसे 173 के रूप में जाना जाएगा। अंतिम रिपोर्ट जो होती थी वो से केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसमें क्या कुछ बातें एक अच्छी आई हैं जो कि पुराने कानून में से हटकर है। उसके बारे में वैसे तो हमारे मीणा साहब ने आपको धाराओं के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन जो CRPC की जगह जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नई बनी हुई है 2023 की, उसमें हमको ये बताया गया है कि ऐसे अपराध जिनमें कि 3 साल या 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम सजा के प्रावधान के अपराध होते हैं, इनकी सूचना जब हमारे थाने पर आएगी
तो आवश्यक नहीं है कि हम उसमें तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर दें। कई बार समस्या ये आती है कि अनावेदक पक्ष ये बोलता है कि हमारा गलत मुकदमा कायम हो गया। उस परिस्थिति के लिए पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी है वो किसी भी अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी उसमें डीएसपी या डीएसपी रैंक से बड़े अधिकारी होंगे, उनसे वो अनुमति प्राप्त करेंगे और उनसे अनुमति प्राप्त करेंगे कि हमें इसकी प्रारंभिक जांच करना है। और प्रारंभिक जांच जो है ये जिस दिन उस अपराध की सूचना थाने पर प्राप्त हुई उस दिन से लेके 14 दिन के अंदर उसको पूरी करना पड़ेगी। 14 दिन के अंदर पूरी करना पड़ेगी मतलब हो सकता है अगर आज थाना प्रभारी के पास कोई सूचना आई है और उसने कल आवेदन अपने डीएसपी या एडिशनल एसपी सर या एसपी सर को दिया तो सूचना के परमिशन की अनुमति उनको भले 3 दिन बाद मिलेगी लेकिन वो 14 दिन पहले दिन से शुरू हो जाएंगे। मतलब 3 दिन बाद अगर उनको अनुमति मिलेगी तो 11 दिन ही बचेंगे उनको जांच करने के लिए। और 11 दिन के अंदर उनको अपनी जांच प्राथमिक जांच पूरी करना पड़ेगी। प्राथमिक जांच में उनको ये देखा जाएगा कि ये अपराध संज्ञेय या असंज्ञेय यानी जिसको अपन कहते हैं मुकदमा कायम होना, एफआईआर होना या अदम चेक होना। तो इस प्रकार से थाना प्रभारी जब सिद्ध कर लेगा कि हाँ ये अपराध संज्ञेय है तो वो इसकी कायमी करेगा। कायमी करने के बाद थाना प्रभारी महोदय अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे कि हमने प्राथमिक जांच में ये पाया। अगर प्राथमिक जांच किसी कारण से 14 दिन के अंदर पूरी नहीं होती तो थाना प्रभारी को 100% उस जो प्राथमिक जांच की जा रही थी अपराध संज्ञेय अपराध की सूचना मिली थी उसमें उनको मुकदमा कायम करके अनुसंधान शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें हो सकता है प्राथमिक जांच में कई बार सिद्ध हो जाता है कि अपराध घटित नहीं हुआ और जो आवेदक ने जिसने सूचना दी है उसने हो सकता है गलत सूचना भी दी हो तो उस आधार पे वो प्राथमिक जांच फाइल हो जाएगी। एक तो ये है इसमें। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से इसमें आपको अपनी सूचना पुलिस थाने पर देने का एक अधिकार मिल गया है पूरी तरह से। आप चाहें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन हो सकता है, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या फिर मोबाइल फोन से भी आप इस बात की सूचना देकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप हमारे इस प्रकरण में प्रकरण पंजीबद्ध करें। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए पुलिस के लिए आवश्यक हो जाएगा कि हम उस मामले में संज्ञान लेते हुए मुकदमा अगर बन रहा है, अपराध अगर प्रसंज्ञेय हो रहा है तो हमको उसमें मुकदमा कायम करना पड़ेगा। अब अगर मुकदमा कायम करने की स्थिति बनेगी तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसी समय उस आवेदक को जिसने हमको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दी है कि भाई आप हमारे मुकदमा कायम करो, हम उसको ये बोलेंगे कि आप 3 दिन के अंदर हमारे 72 घंटे के अंदर हमारे थाने पे आइए और आप अपने द्वारा दी गई सूचना पर अपने हस्ताक्षर करें। तो अगर वो हस्ताक्षर 3 दिन के अंदर आकर कर देंगे तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हो जाएगा। अगर वो 3 दिन में नहीं आ पाते तो ऐसी स्थिति में जो उनका आवेदन जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमको सूचना दी है वो निरस्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3 दिन बाद चौथे दिन आते हैं तो हमको उस पर पुरानी घटना जो 3 दिन पुरानी जो घटना बता रहे हैं 4 दिन 5 दिन में आएंगे हम उस पर मुकदमा कायम करेंगे, उस पर हम रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन ये कि अगर वो 3 दिन के अंदर उनको आना फरियादी को कंपलसरी है। दूसरा, 0 पे कायमी करना अब आवश्यक हो गया। इसके लिए कानून में यह बताया गया कि जब हमें कोई प्रसंज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, अभी तक पुलिस कई बार क्या रहता था कि सामने वाले आवेदक फरियादी को ये बोल देती थी भाई तुम्हारा घटना स्थल खाचड़ों का है या जबलपुर का है तो आप जबलपुर जाइए। अब ऐसी बात नहीं रहेगी। अगर हमारे पास कोई सूचना आवेदक लेकर आएगा और हमारा थाना प्रभारी जब ये देखेंगे कि वो घटना स्थल हमारे क्षेत्र का नहीं है लेकिन हम फिर भी उसका प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे और प्रकरण पंजीबद्ध करने के साथ उसको एक एफआईआर की कॉपी भी देंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे उस थाने को जिस थाने पर वो घटना घटित हुई है, उनको बताएंगे कि भाई हमने ये 0 पे मुकदमा आपका कायम करा है, आप इसका प्रकरण का अनुसंधान करें। दूसरा,
हम हमारा किए उसमें भी हम इसका विवरण अंकित करेंगे।